हेलो बच्चों, मैं हेमंत प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूं आपकी अपनी ही चैनल एचपी केमिस्ट्री क्लासेस में। डियर, आज हम क्लास 12th के लेक्चर पर बात कर रहे होंगे। अब बात जो होगी हमारी वो आप व्हाइट बोर्ड पर भी देख रहे होंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर आज हम अच्छे से बात करेंगे और ये आपका एक फर्स्ट लेक्चर है। इसके पश्चात आपको कई ऐसे लेक्चर मिलेंगे इनके, जिससे उपसंयोजी यौगिक आपका कंप्लीट होगा, जिसे हम और आप लोग जानते हैं कि इसे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहते हैं। आपके सामने कुछ मैंने लिखा है जिससे समय कम से कम लगे और आप अच्छे से अच्छा ले सके। ठीक है, तो हम बात करें इस लेसन में हमें पढ़ना क्या क्या है और समथिंग कितने लेक्चर हो सकते हैं उसकी बात कर ले रहे हैं। चलिए, अगर बात करें तो आपका लेसन जो है वो नाम आप जानते हैं, उपसह संयोजी यौगिक, जिसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कि उपसह संयोजी यौगिक है क्या। अगर उपसह संयोजी यौगिक लेसन पर या उपसह संयोजी यौगिक कंपाउंड पर हम बाद में बात करेंगे, पहले हम बात करें इस लेसन में हम पढ़ेंगे क्या क्या। तो उपसह संयोजी लेसन में सबसे पहले तो आप देख भी रहे होंगे, हम आज अच्छे से बात करेंगे योगात्मक यौगिक एडिशन कंपाउंड होते क्या है या मॉलिक्यूलर कंपाउंड होते क्या है। आप जैसा कि देख भी रहे होंगे, योगात्मक यौगिक या आणविक यौगिक, जिसे हम एडिशन एंड मॉलिक्यूलर कंपाउंड कहा जाता है। ठीक है, दूसरे साथ साथ में हम जब एडिशन कंपाउंड पढ़ लें, इसके बाद हम इसकी उपसंयोजी यौगिक की कुछ शब्दावली के बारे में भी पढ़ेंगे कि उपसंयोजी यौगिकों की शब्दावली क्या है। शब्दावली का मतलब है कि इस लेसन में ऐसी बहुत सी सारी चीजें हमें प्राप्त मिलेंगी जिनको बीच बीच में वर्ड हमें उनके नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि उपसंयोजी क्षेत्र, उपसंयोजी क्षेत्र क्या है आपको पता होना चाहिए। या उपसंयोजी मंडल किसे कहते हैं, हमें शब्दावली क्या देखनी है कि उपसंयोजी क्षेत्र क्या है, यहां पता लगाना है कि उपसंयोजी मंडल क्या है। दूसरी बात करें तो इसी में हम पढ़ेंगे आगे इसी साथ साथ कि सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन CMe और CMI क्या होते हैं या इनको क्या कहते हैं, क्या समझेंगे इनको। साथ साथ में हम इसी शब्दावली में पढ़ेंगे लिगेंड क्या है, लिगेंड के बारे में भी जानेंगे। ठीक, लिगेंड कितने टाइप का होता है और लिगेंड आवेश के आधार पर कितने होते हैं, क्योंकि जब तक लिगेंड नहीं जानेंगे तब तक IUPAC नहीं बना पाएंगे। आगे ध्यान देखें तो इसमें हम जानेंगे समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। इसी के साथ साथ यहां पर हम बात करेंगे ऑक्सीकरण संख्या पर। इसकी धैर्य पूर्वक लेसन को आप देखिए, आपको पूरा का पूरा ऐसा मिलेगा कि पोर्शन अच्छे से अच्छा प्राप्त होगा। ये शब्दावली पढ़ेंगे हम। शब्दावली के साथ साथ हम पढ़ेंगे यहाँ पर कुछ सिद्धांत वगैरह। सिद्धांत जैसे कि CFT क्या है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है। उपसंयोजी यौगिक की हम BBT पढ़ेंगे, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और उपसंयोजी यौगिक में हम वर्नर सिद्धांत पढ़ेंगे। और वर्नर सिद्धांत में हम एक लास्ट बार पढ़ेंगे IUPAC, उपसंयोजी यौगिकों का नामकरण और उनके सूत्र। जो ये समझ लीजिए, ये आपके तो आना ही आना है 2 नंबर में। और ये वर्नर सिद्धांत आपका आ सकता है और ये भी आता है, निश्चित समझ में से क्वेश्चन आता है। IUPAC मतलब उपसंयोजी क्षेत्रों का नामकरण क्या होता है और उनके सूत्र क्या होते हैं, इन पर हम बात करेंगे इस लेसन में। वर्नर सिद्धांत क्या है इस पर भी हम बात करेंगे आपसे, और BBT थ्योरी भी हमें आपको पढ़ना है। ये हमारा सिलेबस रहेगा इस लेसन का, जो अच्छे से अच्छा हम प्रयास करेंगे करने का। ठीक है डियर, तो इनको अगर आप नोट करना चाहो तो नोट कर लीजिए। बाकी जो समस्या है
हम आपके देख रहे हैं थोड़ी देर में। ठीक है, आइए बात करें आगे। इसको अलग करते हैं फिर समझते हैं। देखिए आइए आप बात करें सबसे पहले लेसन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के। आज इंट्रोडक्शन तो हमारा हो ही गया, काफी चीजें भी हम आज सीख लेंगे कि होते क्या है। बाकी अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके सामने विस्तार से कुछ लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपके सामने एक लाइन लिखी है। आज कुछ नॉर्मल बातें होंगी और कल के लेक्चर में अच्छी अच्छी बातें होंगी, या मतलब जो आगे लेक्चर होगा बहुत ज्यादा इच्छुक होगा। ठीक है, आज कम सीखने को चीजें मिलेंगी आपको, लेकिन अगला आगे अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिलेगी। ठीक, आज मैंने आपको सिलेबस बताया, आप थोड़ी सी बात कर रहे हैं। मैंने कहा कि जो संकुल यौगिक होते हैं या संयोजी यौगिक होते हैं, इनका निर्माण करना संकरण धातुओं का एक प्रमुख गुण होता है। अभी आपको सर हमें पता ही नहीं कि संकुल यौगिक क्या है, या हमें पता ही नहीं कि उपसंयोजी यौगिक क्या है, तो उसकी थोड़ा ध्यान रखिए, आपको समझ में आएगा। अभी हम बताएंगे, केवल एक हम नॉलेज दिया आपको कि इसको एरो करके हमने लिखा है कि जो उपसंयोजी यौगिक हैं, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये सभी के सभी कंपाउंड आप खुद जानते हैं, ये सभी के सभी कंपाउंडों का जो निर्माण होता है वो संकरण धातुएं करती हैं। कौन सी धातुएं करती हैं? संकरण। ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं, ट्रांजिशन मेटल का ये मेन प्रॉपर्टीज होती है, उसका मेन क्वालिटी होती है संकुल यौगिक का निर्माण करना। अब संकुल यौगिक क्या है, अब यहां से हम बात करेंगे संकुल यौगिक का होती क्या, यहां से हम बात पूरा करेंगे। आपके सामने वर्ड लिखा है एडिशन कंपाउंड, आपके सामने वर्ड लिखा है मॉलिक्यूलर कंपाउंड, अर्थात जिसे हम कहते हैं योगात्मक या आणविक यौगिक। हम क्या कहते हैं? योगात्मक या आणविक यौगिक है क्या, इस पर हम बात करेंगे। तो देखो नाम है योगात्मक, योगात्मक मतलब यौगिक को क्या होगा, योग होना है, जुड़ना है किसी चीज का। तो जुड़ेगा कैसे? तो भाषा आपके सामने लिखी है, मैं कॉमन सी बात बता दूं। योगात्मक यौगिक का मतलब है यदि आप लवणों को लें, वो भी लवण कौन से? सरल लवण, जैसे फेरस सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, लवण यदि आप लेते हैं, उन्हीं लवणों का यदि आप आपस में मिला दें तो जो बन के तैयार होता है वो होता है योगात्मक लवण। जैसे सपोज दैट हमने मिलाया FeSO4, दिखाई दे रहा होगा, पानी में ले गए जो एक्वस ले लिया बिलियन में, और हमने मिलाया NH4 का होल ट्वाइस इंटू SO4 अमोनियम सल्फेट, पानी में ले गए मिला दिया, और साथ में 6 जल के अणु लगा दे। एक सरल लवण क्या है? फेरस सल्फेट, एक सरल लवण क्या है? अमोनियम सल्फेट, और जल की मात्रा ली, इन दोनों को मिला दिया और आपस में मिलकर बन के तैयार हुआ FeSO4 इंटू NH4 का होल ट्वाइस इंटू SO4 इंटू 6H2O, जिसे हम बोलते हैं, आप बोलते हैं मोहर सॉल्ट, फेरस अमोनियम सल्फेट, फेरस अमोनियम सल्फेट। क्या समझ में? आप देखिए योगात्मक का मतलब है जुड़ के केवल एक उत्पाद बनाए, जुड़कर केवल एक उत्पाद बन जाए तो कहलाता है योगात्मक यौगिक। तो भैया एक यौगिक, एक लवण ये है आपका, एक लवण आपका है, तो 2 सरल लवणों को हमने जोड़ा और एक जो यौगिक बन के दिखाया वो कहलाता है योगात्मक यौगिक। क्योंकि योगात्मक यौगिक का मतलब है कि जब 2 या 2 से अधिक सरल लवणों को यदि आपस में मिला दिया जाए एक निश्चित अनुपात में, सबका निश्चित अनुपात लेंगे फिक्स, घोलने से जो क्रिस्टलीकरण होगा इसके बाद जो यौगिक बनेगा वो आणविक यौगिक होता है। भाषा कहती है कि जब 2 या 2 से अधिक सरल लवणों को एक निश्चित अनुपात में क्रिस्टलीकरण करके जो नया यौगिक बन के वो योगात्मक हो जाए। मैं तो ये भाषा की को मारिए गोली, आप नॉर्मल बात जानिए कि आप किन्हीं 2 लवणों को आप लीजिए, उनको आप जोड़ दीजिए तो जो बन के तैयार हो इस सरल लवणों का वो वही आपका योगात्मक लवण होगा। एक लवण ले लिया, एक लवण ले लिया, हम तो कहते हैं और भी ले रहे, चलो एक लवण ले लिया हमने KCl, जिसे हम बोलते हैं पोटेशियम क्लोराइड। सपोज दैट एक लवण ले लिया हमने MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड,
और इसमें थोड़ा सा पानी मिला दे, उसे जल छेड़ दिया। आप इन सबको जोड़ दें, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, पानी सबको जोड़ देंगे तो क्या बनेगा KCl इंटू MgCl2 इंटू 6H2O। इसे आप जानते हैं, इसे बोलते हैं कॉर्नेलाइट। इसे क्या बोलते हैं हम? कॉर्नेलाइट। बात समझ में समझ, कॉर्नेलाइट होता क्या है वो आपके सामने का। तो एक लवण बना, यही योगात्मक लवण है। क्यों? क्योंकि यह दो या दो से अधिक लवणों के योग से बना, यह दो या दो से अधिक लवणों के योग से बना, इसलिए योगात्मक यौगिक है। और भी यदि देखें तो जैसे हमने लिया यहाँ पर कॉपर सल्फेट CuSO4 और यहाँ लिया अमोनिया, कितनी 4 अणु लिया अमोनिया के, होगा क्या? ये Cu है बड़ा कोष्टक NH3 का होल 4 इंटू SO4। देखिए Cu भाई सब Cu, SO4 बाहर लिखा, NH3 4 लिखा। अब देखिए आपको सब समझ में आएगा, थोड़ी धीरे धीरे सब धीरे धीरे समझ में आएगा। तो मेरा कहने का मतलब है, मैंने दो या दो से अधिक सरल लवणों को लिया और उनको आपस में मिलाया तो एक नया यौगिक बनके तैयार हुआ, जिसे हम बोलते हैं योगात्मक यौगिक या इसे हम बोलते हैं आणविक यौगिक। क्या बोलते हैं? योगात्मक यौगिक या इसे बोलते हैं आणविक यौगिक। बताइए कोई समस्या हो? भाषा भी लगी कि जब दो या दो से अधिक सरल लवण को एक निश्चित अनुपात, ये दो लवण ले ले, हमने दो लवण ले रहे वो मिला के बना कर दे रहे आपको। तो दो या दो से सरल लवणों को एक निश्चित अनुपात में घोलने से प्राप्त विलयन में जो क्रिस्टलीकरण का मतलब क्रिस्टलीकरण मतलब बाद में उसको गर्म करके सुखा वाष्पित किया जाए तो उसके बाद जो बनेगा वो लवण मोहन लवण बोलते हैं। इसे फेरस अमोनियम सल्फेट, इसे बोलते हैं कॉर्नेलाइट। और ये आपका है, अब देखो दो टाइप के कंपाउंड मिले, मैं सब समझा रहा हूँ। एक कंपाउंड आप क्या देखते हैं कि सीधा सीधा है, बिल्कुल नॉर्मल वे में है, बिल्कुल नॉर्मल, ऐसे इसको देख लीजिए बिल्कुल नॉर्मल वे में है। और यहां आप देखते हैं कि यहाँ पर कोष्टक है, यहां बड़े बड़े ब्रैकेट लगे हुए हैं, ये सीधा सीधा नहीं जुड़ा है, ये सीधे सीधे नहीं जुड़े, यहां पर ब्रैकेट आ गया। और जब ब्रैकेट आ गया तो यहां क्यों ऐसा हुआ, यहां ऐसा क्यों हुआ और यहां क्यों नहीं हुआ? तो जब ऐसे लवण प्राप्त होते हैं हमें तो ऐसे लवणों को बोलते हैं हम संकुल लवण। ऐसे लवणों को हम बोलते हैं संकुल लवण। ऐसे लवण को हम बोलते हैं डियर संकुल लवण। बात समझ में आ रही मेरी बात को? सही से ध्यान से जानना। ऐसे लवणों का बोलते हैं हम संकुल लवण। थोड़ा डिस्टर्ब होगा, ठीक। और इस प्रकार के नो ब्रैकेट बनना हो तो इन्हें बोलते हैं हम द्विक लवण। इन्हें क्या बोलते हैं हम? द्विक लवण अर्थात डबल सॉल्ट कंपाउंड कहलाते हैं। और डबल सॉल्ट तो है ही सब, देखो एक सॉल्ट जी है मतलब एक लवण ही है और एक लवण ही है तो वही द्विक सॉल्ट भी कहलाएगा। देख रहे द्विक लवण तो कहलाना ही है उसको, अर्थात डबल सॉल्ट। इस प्रकार के कंपाउंड डबल सॉल्ट लाएंगे, इस प्रकार संकुल लवण या इस प्रकार के यौगिक उपसंयोजी यौगिक या इस प्रकार की यौगिक क्या बोल सकते हैं? जटिल लवण। ठीक, तो आपने इतनी बात समझ में आ चुकी होगी जो मैंने समझाया आपको कि संकुल लवण किस प्रकार बनते हैं, ये योगात्मक यौगिक क्या है। क्लियर बात हो गई? अगर बात हो गई तो इनको मैं इतना मिटा दूं फिर आके समझा दूं। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं। मैंने आपको यहां से बताया कि संकुल यौगिक या उपसंयोजी यौगिक का जो निर्माण होता है वो खास तौर पर संक्रमण धातुओं के कारण होता है। ठीक, सीधी सी बात। संक्रमण धातुओं में देखो कॉपर संकुल लवण बनता ना, संकुल लवण में हमने कहा संकुल यौगिक का जो निर्माण होगा वो संकरण धातु करती है। तो संकरण धातु देखो कॉपर है, ट्रांजिशन एलिमेंट। और संक्रमण आप जानते कौन कौन होता है? संक्रमण का मतलब वो जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वही संक्रमण होता है। तो कॉपर संक्रमण में आएगा क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट है। देखिए क्लियर देखो ट्रांजिशन एलिमेंट्स। दूसरी बात आप जान लीजिए, मैंने कहा योगात्मक का, तो मैंने कहा कि जब दो या दो से अधिक सरल लवणों को आपस में मिला दें मतलब योग करा दे तो जो बन जाएगा युगान। सो हमने फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट को मिलाया, मोल लवण बना। पोटेशियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड को मिलाया तो कॉर्नेलाइट बना। कॉपर सल्फेट अमोनियम के चार बनाया संकुल बना। तो इस प्रकार लवण बनते हैं। जी यहाँ जो बन के तैयार हुए, यहाँ जो बन के तैयार हुए, ये सभी के सभी एडिशन कंपाउंड या आणविक कंपाउंड कहलाते हैं।
मतलब मॉलिक्यूलर कंपाउंड कहते हैं। एडिशन मतलब ऐड होना, जुड़ गए। लेकिन आप देखिए ऐसे कंपाउंड में कुछ आपको ब्रैकेट रूप में दिखते हैं और कुछ नॉर्मल रूप में दिखाई देते हैं आपको। तो जो ब्रैकेट रूप में होते हैं उन्हें बोलते हैं संकुल लवण या जटिल लवण या उपसंयोजी यौगिक, इन्हीं को बोलते हैं। और नॉर्मल को बोलते हैं द्विक लवण, डबल सॉल्ट। बताइए समझ में आता नहीं? आई समझ में? तो आप इसको लिख लीजिए, मैं यहाँ पर पूरा नहीं बताऊंगा, उदाहरण में बताऊंगा। ठीक, आइए अब परिभाषा समझेंगे। आप इन चीजों को आप लिख लेना। अब आपने देखा क्या कि योगात्मक यौगिक क्या है और आणविक यौगिक क्या है, इस बात को आप जान भी चुके हम। अब हम ये जानेंगे यहाँ पर कि आपने ये जान लिया कि योगात्मक यौगिक किस टाइप के बन रहे हैं। कुछ ब्रैकेट रूप में बन रहे, कुछ कंपाउंड आप देख रहे हैं कि ब्रैकेट रूप में बन रहे, और कुछ कंपाउंड साधारण रूप बनते हैं। इस आधार पर आपने देखा ये दो टाइप के होते हैं आपके। एक एक टाइप के होते हैं, दो टाइप के। एक आपको मिल रहा है कौन सा? एक मिल रहा है आपका द्विक लवण, जिसे बोलते हैं डबल सॉल्ट। ठीक है। और एक मिलेगा आपको द्विक लवण अर्थात डबल सॉल्ट, और डबल सॉल्ट के साथ एक मिला आपको क्या? संकुल। ठीक, या जटिल लवण या उपसंयोजी यौगिक। ठीक, जिसे हम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कह सकते हैं, इसको कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ठीक, या उपसंयोजी यौगिक तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब इतनी बात आपने जाना कि जो ब्रैकेट में थे तो उनको ये संकुल बोला जाता था, और नॉर्मल रूप में उसे द्विक लवण डबल सॉल्ट कर देते हैं। अब इनको एक एक चीज का हम जानेंगे समझेंगे। ठीक है। अब जानेंगे समझेंगे तो कैसे, उसको क्या तरीका समझना है उसको समझने का बात करेंगे। एक एक कंपाउंड आप देखिए। सबसे पहले तो आप जानिए द्विक लवण होते क्या अच्छे से, ज्यादा विस्तार नहीं होगा। परिभाषा इतनी जितनी जगह आप दिखाई दे रही ना, यहाँ से पूरा समझा दूंगा द्विक लवण, फिर मिटा के समझाऊंगा संकुल लवण। ठीक, देखिए यहां आप ध्यान दीजिए, यहां हेडेड टाइप में डाली मैंने आपको द्विक लवण डबल सॉल्ट। क्वेश्चन पूछे द्विक सॉल्ट क्या है। ठीक है, डबल सॉल्ट की बात, पहला पॉइंट की बात कर रहा हूं। ठीक है, डबल सॉल्ट क्या है, द्विक लवण होते क्या, तो आप जान लीजिए कि जो द्विक लवण होते हैं ये पानी में जाएंगे या विलयन में जाएंगे। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि ठोस अवस्था में, अगर ठोस है तब ठोस अवस्था में अब में स्थायी रहते हैं। ठोस अवस्था में क्या रहते हैं? स्थायी। परंतु पानी में ठोस अवस्था में स्थायी, और परंतु पानी में कैसे होते हैं? ये ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं, और परंतु पानी में क्या होते हैं? पानी में अपना अस्तित्व खो देते हैं, अपना अस्तित्व खो देते हैं। इस बात को आप करना है। द्विक लवण की पहचानने की सीधी सीधी कला है कि भाषा कहते हैं इनकी कि यदि ये ठोस रूप में है, जब तक ठोस है, सॉलिड है, तब तक तुझे इसके स्थायी है, तब तक तुझे स्टेबल है। लेकिन जब ये पानी में जाएंगे, अगर विलयन में जाएंगे, तो ये अपना अस्तित्व खो देते हैं। मतलब जिस अवस्था में पहले ठोस के रूप में थे, जैसे पहले थे, अब वो वैसे नहीं रहते हैं। इस प्रकार तो हम भी होते हैं, घर पर कुछ रहेंगे, बाहर जाएंगे तो कुछ और हो जाएंगे, यही तो होता है। तो ठोस अवस्था, जैसे कि आपने एक कंपाउंड लिखा FeSO4 into NH4 अमोनियम सल्फेट इंटू 6H2O। आपका जानते इसे बोलते हैं मोहर लवण। मोहर लवण क्लास में प्रैक्टिकल करोगे टाइट्रेशन का, मोहर सॉल्ट का। फेरस अमोनियम सल्फेट कंपाउंड है। तो अभी ये देखो, ये पूरा कंपाउंड ठोस अवस्था में है, तो सब इकट्ठे जुड़े हुए हैं, इनको कोई अलग करने वाला नहीं है। ये फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट और जल इकट्ठे जुड़े हैं, अर्थात क्रिस्टलीय रूप में है, ठोस अवस्था में है। लेकिन जैसे ही ये पानी में जाएंगे, जैसे ही ये पानी में जाएंगे,
जल में जाएंगे अपना अस्तित्व खो देंगे। अर्थात अभी FeSO4 दिखाई दे रहा है आपको, अभी आपको NH4 का आउटपुट इनटू SO4 दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन जैसे ही पानी में जाएंगे ये अपना अस्तित्व खो देंगे। इन्हें पता ही नहीं होगा, इन्हें पता ही नहीं चलेगा कि मैं FeSO4 था, कि इन्हें पता ही नहीं चलेगा कि मैं NH4 का आउटपुट इनटू SO4 था। इन्हें किसी प्रकार की कोई जानकारी ही नहीं होगी जब पानी में जैसे ही जाएंगे। अब किस स्थिति में, सपोज दैट जी गए पानी में भाई साहब, इनको सपोज में लगा दिया पर AQ मतलब एक्वस फॉर्म लगा दिया, तो जैसे ही पानी में जाएंगे ये अपने आयनों में टूट जाएंगे, ये अपने आयनों में टूट जाएंगे। तो FeSO4 टूट जाएगा Fe2 प्लस में, क्योंकि SO4 के 2 नेगेटिव होगा। और क्या होगा, और क्या हो जाएगा प्लस NH4 दिखाई दे तो NH4 हो जाएगा प्लस, लेकिन NH4 कितना है 2। इस प्रकार अपने अपने, और SO4 है, एक मिनट सब तोड़ दूं, Fe जाएगा तो ये टूट जाएगा, और SO4 जाएगा तो ये भी टूट जाएगा, 2 माइनस, NH4 जाएगा तो प्लस 2NH4 पॉजिटिव, और SO4 है तो भी जाएगा SO4 2 नेगेटिव। सब ये भूल जाएंगे अपने आप को मैं कौन था, ये सब भूल जाते हैं कि मैं पहले क्या था और अब हो क्या गया। देखिए मैं पहले क्या था और अब हो क्या गया हूं, ये सब के सब भूल जाते हैं। कहने का मतलब है FeSO4 NH4 का उल्टा इनटू SO4 इनटू 6H2। पहले ठोस अवस्था में क्या थे, पूरा का पूरा मोहन लवण। आपको कह देगा कि मोहन लवण है, Fe अलग है, SO4 अलग है, NH4 अलग है, SO4 अलग है। कोई क्या कहेगा बताइए, अब कहेगा कोई मोहन लवण है, अब नहीं कहेगा कोई। इसे तो कहा है कि ठोस अवस्था में स्थायी, परंतु पानी में अपना अस्तित्व खो देंगे जाके। समझ बात नहीं, तो पानी में आएंगे तो अपना अस्तित्व खो देंगे। अभी नहीं समझ में आया, एक एग्जांपल और लेते हैं हम अपना। देखिए लिखा हमने KCl इंटू MgCl2 इंटू 6H2। इसे क्या जानते हैं आप, कॉर्नेलाइट। क्या बोले कहने, अब इसको हम पानी में ले जाएं, देखिए ये पानी में गया, क्या होगा KCl क्या होगा K प्लस Cl माइनस, टूट जाएगा। अरे जैसे HCl टूटता है यार H प्लस Cl माइनस, वैसे ऐसे MgCl2, तो देखो Mg2 प्लस और 2 Cl है तो प्लस 2 Cl माइनस 6H2, और ये H2 को मारो बोली। अरे पहले कॉर्नेलाइट था, अब कॉर्नेलाइट है क्या, कौन कहेगा, कोई नहीं कह सकता कि कॉर्नेलाइट है ये। अब तो K प्लस लग डाला, Cl लग डाला, Mg लग डाला, Cl लग डाला, सब टूट गए, बिखर चुके हैं, कथा सी बिखर चुकी है, रायता सब फैल गया। और तो कोई कहेगा कि रायता है मतलब ये कॉर्नेलाइट है, कौन कहेगा, कोई नहीं कहेगा ना। बात समझ में समझ ली। तो कब किस स्थिति में क्या होगा, तो मैंने कहा द्विक लवण का मतलब है कि जो ठोस अवस्था में तो स्थायी रहेगा, परंतु पानी में अपना क्या होगा, अपना अस्तित्व खो देता है। यही कहलाता है डबल सॉल्ट, यही कहलाता है द्विक लवण। बात समझ में। अब अगर आप डबल सॉल्ट हो चुका हो तो मैं यहां से लेकर यहां तक मिटा रहा हूं, आपको नोट करना हो तो पहले नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके देख लीजिए। अब हम बात करते हैं संकुल लवण, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, जटिल लवण या उपसंयोजी यौगिक का मतलब क्या है, यह परिभाषा क्या कहेगी। ठीक, हमने आपको पहले भी कहा था कि वीडियो आज की जरूर छोटी होगी लेकिन मजेदार भी रही होगी, प्रयास ही रहा है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी आपको बहुत ज्यादा सीखने के लिए चीजें रहेंगी। अभी तो इतनी हेडेक, एक ही हेडेक में आपको कंप्लीट कर दिया, लेकिन नेक्स्ट पार्ट मतलब जो आएगा वो बड़ी भी होगी और अच्छा भी होगा। ठीक है, क्योंकि उसमें आपको ज्यादातर चीजें सीखने की मिलेगी। अभी कम थ्योरेटिकल रूप आज रहा लेकिन प्रयास करेंगे अच्छा रहेगा। ठीक है, आइए अब बात करें हम दूसरे पॉइंट की, संकुल लवण की या जटिल लवण की, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की है क्या, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, क्या कहेंगे इसके कंपाउंड को। देखिए आपने अभी देखा द्विक लवण, डबल सॉल्ट का मतलब क्या है। अब हम देखेंगे संकुल लवण को। तो मैंने कहा ये भाषा लिख रहा हूं कि ये जल में भी अपना अस्तित्व नहीं खोते हैं। इस बात का मतलब पूर्ण रूप से संत है, चाहे
कुछ भी हो रहा हो इन्हें मतलब नहीं है। मतलब संकुल लवण ऐसे लवण होते हैं कि पानी में जाए या नाली में जाए, मतलब कहीं भी हो, ये कभी भी अपना अस्तित्व नहीं खोते, कहीं भी अपना अस्तित्व नहीं खोएंगे संकुल लवण। मतलब इनका एक भाग तो आयनित हो जाएगा लेकिन दूसरा भाग कभी आयनित, मतलब पूर्ण रूप से जल में आयनित ही नहीं होते। मतलब सन्यासी सन्यासी के सामने कुछ भी, अगर श्रेष्ठ सन्यासी होता है तो आप जानते हैं कि कुछ भी होता रहे उसके सामने, उसको संसार फालतू की चीजों से बिल्कुल भी मतलब नहीं होता। व्यावहारिक रूप में बहुत सी चीजें देखी होंगी, बहुत से आपने न्यूट्रल ह्यूमन देखे होंगे, उनके सामने कुछ भी हो रहा उन्हें मतलब नहीं, केवल अपने काम से मतलब है। ऐसे ही संकुल लवण है, उन्हें किसी से मतलब नहीं, क्या पानी है, क्या नानी है, क्या आनी है, क्या खानी है, अरे उन्हें अपना अस्तित्व तो खोने ही नहीं भैया। जैसे पहले थे वैसे ही बाद में होंगे, इनका फंडा ही होता है। तो ये अपन जल में भी अपना अस्तित्व नहीं खोते हैं, इस बात को नोट कर लीजिए। अब क्या फंडा होगा, अर्थात फॉर्मूला अगर देखें, देखो हमने जो आपको लिया था पहले वही Cu NH3 का होल 4 और उधर लिखा SO4 Cu NH3 टेट्रा एमीन कॉपर सल्फेट, जो आपका कंपाउंड है। नाम थोड़ा समझाऊंगा मैं जब इसी, इसका नाम क्या होता है, K4 है, पीछे नाम क्या होता है सब बताऊंगा। ये तो ऐसा नहीं, अब जैसे ही जो पानी में जाते हैं तो अपना खोलते थोड़ी है, केवल इतना पार्ट अलग हो जाएगा। देखो देखो क्या कुछ नहीं होना है, ये SO4 है, ये भर अलग होगा बस, और Cu है, इसको लिख लीजिए Cu NH3 का होल 4, वो कोष्टक जाता है, टूटा क्या, जैसा था है। अब SO4 अलग होगा तो SO4 में कितना नेगेटिव, 2, इस पर +2 आएगा। क्यों, आप खुद जानते हैं, ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये होना अनिवार्य था। क्यों होना अनिवार्य था, तो बताइए ऐसा कैसे होना अनिवार्य था। अनिवार्य इसलिए था क्योंकि लवण है, जितना नेगेटिव होगा उतना पॉजिटिव होगा, धनावेश और ऋणावेश की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर 2 नेगेटिव था तो 2 प्लस लगा दिया, तो केवल इतना ही अपने विलयन में खोएगा। आगे समझ दे, एक एग्जांपल देता हूं और काफी सारे दे दूंगा मैं इसके, जैसे K2NiCN का K2NiCN का होल 6 एक कंपाउंड है, गया पानी में, अपना अस्तित्व होगा, अपना चिल रह कहता है, केवल ये K2 इसको बाहर निकाल देंगे तो K प्लस होता ही है, K पर किसके साथ है 2, अब क्या बचा प्लस NiCN का होल 6। अब तक के 2 है, ये तो 2 प्लस हो गए तो इस पर कितना होगा -2 होगा, क्योंकि लवण का मतलब है समान संख्या में धनायन और समान संख्या में ऋणायन होना चाहिए। जब 2 के हो गए थे तो 2 माइनस लगा दिए, बताइए समझ में नहीं, केवल इतना पार्ट टूटेगा। आगे और एग्जांपल भी देखें, लिखते चल रहा है इनको, अगर आप लिख रहे हो K4FeCN का होल 6, एक पानी में जाएगा K अलग हो जाएगा, K पर एक प्लस होता है लगा दिया, लेकिन 4 है तो 4K प्लस FeCN भैया Fe और Cn का होल 6, कितना प्लस हो गया K पर 4 तो 4 यहां माइनस हो जाएंगे। बताए केवल इसका केवल एक पार्ट ही पानी में टूटता है या पानी में घुलता है, बाकी सेम का सेम आपका इसी अवस्था में रहता है। बात समझ नहीं, यही कहलाते हैं संकुल लवण या यही कहलाते हैं आपके जटिल लवण। बात समझिए बच्चों, नहीं समझ आई तो अगर आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछे कि संकुल लवण या द्विग लवण होते क्या है तो उस पर थोड़ा ध्यान देना, ठीक। ठीक, इतनी बात समझ जाएगी। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब एक वर्ड एक में जान लेना आप, आपने तो जान लिया द्विग लवण क्या है, संकुल लवण क्या है और युगात्मक में कैसे बने। हमने आपको बार बार कह रहा हूं कि नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा कोई और ज्यादा सीखने योग्य होगा, अभी तक नहीं। अब यहाँ पर एक चीज लिया, नोट तो कर लिया, वाला कर रहा हूँ।
चलो इसकी इंग्लिश में अलग कर दे रहा हूँ, ठीक है, स्पेशल जैसा। एक पॉइंट ध्यान दीजिए, जो द्विक लवण होते हैं, द्विक लवण, और एक जानना है संकुल लवण। थोड़ी सी बात है, मन हो रहा है जो बता दे रहा हूं, नहीं तो पहले लेक्चर खत्म करता था मैं। द्विक लवण क्या है? द्विक लवण की बात करें तो द्विक लवण क्या होता है, इसमें जो धातुएं होती हैं, जैसे Mg हुई, K पोटेशियम हुआ, इसमें धातुएं संयोजकता सामान्य प्रदर्शित करती हैं। मतलब इसमें जो धातुएं होंगी सामान्य संयोजकता देती है, ऐसे कह सकते हैं। इसमें धातुएं सामान्य संयोजकता प्रदर्शित करती हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें धातुएं सामान्य से अधिक संयोजकता देती हैं, अधिक संयोजकता प्रदर्शित करती हैं। इस बात को आप ध्यान देना कि होता क्या है, द्विक लवण में क्या होता है कि द्विक लवण जो धातु होगी वे धातु सामान्य संयोजकता देंगी। ऐसे मैग्नीशियम है तो प्लस 2 होगी, कैल्शियम है तो प्लस 2 होगी, पोटेशियम तो प्लस 1 होगी। लेकिन संकुल लवण में जो धातु होती है वो सामान्य से भी अधिक, सामान्य मतलब कि परिवर्तित संयोजकता दर्शा सकते हैं इनमें। जैसे कॉपर था तो कॉपर प्लस भी होता है, प्लस 1 भी होता है और प्लस 2 भी होता है। जैसे कॉपर था आपका CuNH3 का होल 4 इंटू SO4, ये था कंपाउंड। तो यहाँ पर कॉपर धातु है ना, तो कॉपर प्लस भी 1 भी देता है और प्लस 2 भी देता है, क्योंकि आपने देखा कंपाउंड CuCl भी देखा और CuCl2 भी देखा कंपाउंड। तो ये जो संकुल लवण होते हैं वो संयोजकता जो है वो सामान्य से अधिक प्रदर्शित कर सकती है। मतलब प्लस 1 भी होगी, प्लस 2 भी होगी, प्लस 3 भी होगी, प्लस 4 भी हो सकती है, प्लस 5 भी हो सकती है, प्लस 6 भी हो सकती है, प्लस 7 भी हो सकती है। लेकिन द्विक लवण होगा क्योंकि सामान्य संयोजकता होगी। जैसे पोटेशियम है, जैसे KCl MgCl2 इंटू 6H2 था, तो KCl में K की प्लस 1, Mg की प्लस 2, ऐसा होता पड़ता है। इतनी बात समझना है कि द्विक लवण संकरण। इतना बताइए, कोई आपको समस्या है इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद जो लेक्चर चलेगा आपका, मतलब इसी का जो अगला लेक्चर होगा वो आपका और अच्छा होगा और बेहतरीन होगा, प्रयास ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि पढ़ना आपको है, बाकी हम देंगे आपको अच्छे से अच्छे। एग्जाम नजदीक है आपके, ऐसा आपको पता है, ठीक है। चलिए, आप इतना नोट कर लिया भी होगा, ठीक। जय हिंद।